गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी। और आज का जो टॉपिक है उसका हमने चयन किया है रीट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कि रीट के जो एग्ज़ाम है उसमें हमारे द्वारा किया गया कोई भी जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके लिए सहायक बन जाए। चलिए, इसी दृष्टिकोण और इसी बात को लेकर हमने ये वीडियो बनाया। आज हम बात करेंगे समायोजन की रक्षात्मक युक्तियों की। तो रक्षात्मक युक्तियों पर बहुत बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली अर्थ परिभाषा कुछ नहीं पूछे जाते, उदाहरण पूछे जाते हैं कि ये उदाहरण कौन सी रक्षात्मक युक्तियों के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है उसको कितने कितने नामों से बुलाया जाता है। देखिए, हिंदी भाषा की यदि मैं बात करूं तो इसे आप रक्षा की युक्तियां बोल सकते हैं, रक्षा के तंत्र बोल सकते हैं, रक्षात्मक युक्तियां बोल सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हैं, आप डिफेंस कॉपिंग बोल सकते हैं। तो ये रक्षात्मक युक्तियां हैं जिनका सहारा व्यक्ति समाज में अपने आप को समायोजित करने में काम में लेता है। अपने आप का समायोजन कैसे करे, कुसमायोजन से कैसे बचे, तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन में हमेशा रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है। सीधे प्रकार पर आते हैं, सीधे बात करते हैं हम रक्षात्मक युक्तियों पर। और रक्षात्मक युक्तियों में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रक्षेपण पर। प्रक्षेपण शब्द को अंग्रेजी में प्रोजेक्शन बोला जाता है। प्रोजेक्शन शब्द जो है वो प्रोजेक्टर से बना है। जैसे एक प्रोजेक्टर के द्वारा कोई भी चित्र दीवार पर सामने फेंका जाता है, उसी प्रकार प्रोजेक्शन में मतलब प्रेक्षण में क्या होता है, अपनी कमी, अपने दोष, अपनी कमजोरियों को व्यक्ति दूसरों पर आरोपित कर देता है। कोई भी कमी हो सीधे दूसरे के ऊपर आरोपित करना क्या कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है। ये तो हमने सीधे से एक अर्थ की बात की है कि प्रोजेक्शन मतलब होता है आरोपित करना, दूसरों पर अपने दोष को मढ़ना, डायरेक्ट। अब देखेंगे एग्जाम्पल आरपीएससी के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे सटीक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एक बालक जब अपने रिपोर्ट कार्ड को देखता है और वो फेल हो जाता है, एक व्यक्ति फेल हो जाता है, एक बालक फेल हो जाता है, एक विद्यार्थी फेल हो जाता है, तो सीधे वो अपना दोष अध्यापक के माथे पर मढ़ देता है कि इस अध्यापक ने हमें अच्छा नहीं पढ़ाया। या पेपर बनाने वाले पर मढ़ देता है, कोई भी विद्यार्थी फेल हो गया तो उसने कहा कि पेपर आउट ऑफ कोर्स आया था, उसने पेपर अच्छा नहीं बनाया, बहुत टिपिकल डिफिकल्ट पेपर बनाया था, तो सीधे उसके ऊपर दोष मढ़ देना। फिर देखेंगे और क्या तरीका कर सकता है। एक विद्यार्थी जब फेल हो जाता है तो जिसने कॉपी चेक करी है उसके ऊपर दोष आरोपित कर देता है कि मैं तो सब लिख कर आया था, लेकिन है ना कॉपी चेक करने वाले ने की गलती है। तो अपनी गलती को तो हमने छुपा लिया, अपनी गलती को हमने दूसरों के ऊपर मढ़ दिया। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे आप, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब मेरे को ये कहावत कहती है कि मेरे को नृत्य नहीं आता और मैं दोष किसके ऊपर मढ़ रही हूँ, आंगन के ऊपर मढ़ रही हूँ। दोष मेरा है पर मैंने आंगन पर क्या कर दिया है, उसे आरोपित कर दिया है, मढ़ दिया है। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब चोरी मैंने की है, चोर मैं हूं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कोतवाल को डांट रहे हैं, दूसरे को डांट रहे हैं। तो अपना जो दोष है वो दूसरे के माथे पर मढ़ देना, सीधे सीधे दूसरे को आरोपित कर देना, प्रक्षेपण कहलाता है। फिर देखें आप एक और एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एक टेनिस खिलाड़ी है जो प्लेग्राउंड है उसमें बहुत अच्छा सा प्रदर्शन नहीं कर रहा, लोग हूटिंग कर रहे हैं उसकी। अब वो बार बार अपना जो उसके पास टेनिस का बल्ला है उसकी ओर वो संकेत करता है। तो इसका मतलब वो जो उसकी ओर संकेत कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे खेल के खराब प्रदर्शन का कारण क्या है, मेरे ये टेनिस का बल्ला है। और एक्चुअल वास्तविक पोजीशन क्या है कि वो वास्तव में अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन अच्छा नहीं खेलने का दोष उसने किसके ऊपर मढ़ दिया, अपने टेनिस के बल्ले के ऊपर मढ़ दिया। तो ये प्रक्षेपण, हम रक्षात्मक युक्ति की बात कर रहे थे,
इसका मतलब होता है अपने दोषों को दूसरों पर, सामने वाले पर आरोपित कर देना। एग्जाम में हमेशा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है इसमें कौन सी रक्षात्मक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है या डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। फिर आप देखेंगे एक और बड़ा सॉलिड सा उदाहरण है, एक कुरूप व्यक्ति दूसरे की कुरूपता के बारे में बात करता है या दूसरे में उसको कुरूपता दिखाई देती है। मतलब दोष किसका है? मेरा, कि आई एम नॉट सो ब्यूटीफुल या आई एम सो अगली, मतलब बहुत कुरूप है, लेकिन वो दूसरे में क्या देख रहा है? दूसरे में भी कुरूपता देख रहा है। तो आप ये देखेंगे एक कुरूप व्यक्ति को दूसरे में कुरूपता दिखाई देती है। ये एग्जाम्पल भी प्रक्षेपण का, दोष मेरा है और मैं मन सामने वाले पर रही हूं। तो ये प्रक्षेपण के बारे में हमने बात की। फिर आप देखेंगे, अब हम चलते हैं रक्षात्मक युक्तियां, डिफेंस मैकेनिज्म के आप दूसरी युक्ति पढ़ रहे हैं इसके अंदर, और वो है दमन। जैसा कि नाम से ही आपको मालूम है, दमन का मतलब होता है दबा देना, कुचल देना, धकेल देना, कुछ भी ऐसा कर देना जिससे वो दब जाए। तो यहाँ पर हम बात करें दमन में क्या होता है, व्यक्ति बहुत सारी बातों को भुला देता है। व्यक्ति धीरे धीरे भूलती चल जाती है, उसको खुद को याद नहीं रहता मैंने कौन कौन सी बातें भूली है। आप यहाँ पर देखेंगे दमन का होता है जो हमारे मन की अतृप्त इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाती, अनैतिक इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती, कुछ कामुक इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाती, उसको व्यक्ति बलपूर्वक क्या कर देता है? दमित कर देता है, उसे दबा देता है, चेतन से अचेतन में धकेल देता है। अब आप देखेंगे दमन कर दिया है, इच्छा को दबा दिया है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं समझेंगे आप कि ये इच्छा मर चुकी है और फिर कभी जन्म नहीं लेगी, फिर कभी उभर कर चेतन में सामने नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ हमने उसको दबाया है, हमने उसको अचेतन से चेतन में हमने इसको सिर्फ धकेला है। आप देखेंगे कि इच्छाएं तुरंत उठ जाएंगी जब उनको उस जैसा समान वातावरण मिलेगा। अच्छा, क्या कह सकते हैं हम इस तरह को? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चेतन से अचेतन में इच्छाओं को हम दबा रहे हैं, ये क्या है? ये एक तरफ से है कि हमने क्या कर दिया? जिंदा कब्र। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, दमन क्या है? ये सबसे प्रारंभिक और मूलभूत युक्ति है, सबसे प्रारंभिक और मूलभूत युक्ति है। व्यक्ति हमेशा इसका प्रयोग करता है। इसमें व्यक्ति में जो तनाव होता है, चिंता होती है, भय होता है, मानसिक संघर्ष जो उत्पन्न होता है, असामाजिक एवं कामुक इच्छाओं को चेतन से हटाकर अचेतन में डाल दिया जाता है। फिर देखेंगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अचेतन में दमित सामग्री, देखिए पूर्णतः कभी भी नष्ट नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती है, वो एक जिंदा कब्र के समान होती है। ये बहुत अच्छी संज्ञा है इस बात के लिए। जिंदा कब्रें अर्थात इच्छाएं दब गई हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, फिर वो सर उठा लेगी, चेतन में आने का प्रयास करती हैं। देखिए कैसे ही अवसर मिलते ही, जैसे हम कहते हैं हमारी जबान फिसल गई, पेन फिसल गया, तो इस तरह के माध्यम से, इस तरह के तरीकों से वो जो दबी हुई इच्छाएं हैं वो उनको समान वातावरण मिलने पर, अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर वो सर उठाने लगती हैं, बाहर निकलने लगती है। चलिए, तो हमने बात की, अर्थ की नहीं, अब हम बात करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से उदाहरण की, कि कौन कौन से उदाहरण हैं जो इसमें आ सकते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि कुछ कड़वे अनुभव, अतृप्त इच्छाएं, अनैतिक इच्छाएं, तनाव, चिंता, संघर्ष, ये सब जो है। फिर देखें आप यहाँ पर, मैं एग्जाम्पल पे चलते हैं हम सीधे। देखिए, विद्यार्थी द्वारा किसी विद्यालय शिक्षक के बारे में, कोई भी विद्यार्थी है, कभी ना कभी किसी टीचर से लड़ाई हो जाती है, स्कूल से उसको बड़ा कड़वा सा अनुभव प्राप्त होता है, तो आप देखेंगे वो उनको क्या कर देता है? चेतन से अचेतन में धकेल देता है। धीरे धीरे वो स्वयं ही विस्मृत हो जाती है, वो खुद भी भूल जाता है, उसे उस टीचर का नाम तक भी याद नहीं रहता, उसे भुला दिया जाता है। अच्छी तरह से एक जो समायोजित व्यक्तित्व की विशेषता होती है, बहुत कुछ भूलना भी जरूरी है, कड़वे अनुभव भूलना भी जरूरी है। इसी वजह से व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, जीवन में प्रयास कर पाता है। तो देखेंगे विद्यार्थी द्वारा किसी विद्यालय या शिक्षक के बारे में जो कटु अनुभव थे उसको भुला देना दमन के अंतर्गत आएगा।
विस्मृत हो जाता है धीरे धीरे, हमें खुद ही याद नहीं रहता है कि हमने किस बात को भूल दिया, हमें वो घटना वो बातें हमें याद नहीं आती। फिर देखिए, एक व्यक्ति है जो मंत्री बनना चाहता है, लेकिन मंत्री बनने की इच्छा पूर्ण ना होने पर उसे वो क्या कर देता है, दबा देता है। इसी तरह से देखेंगे, एक मैं घटनाक्रम बताती हूँ, अनैतिक रक्षात्मक युक्ति है ये, इसका उदाहरण दे रहे हैं हम दमन का। हमने लिखा है यहाँ पर कि बहुत सारी अनैतिक इच्छाएं होती है, कामुक इच्छाएं होती है, जो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता उसे दबा देता है। एक लड़की है जिसके पिता बीमार होते हैं, वो लड़की नौकरी करती है और अपना दायित्व पूरा करती है। एक डॉक्टर है जो रोज उसके घर पे उसके पिता की देखभाल करने के लिए आता है और बड़ा लंबा समय हो जाता है। एक बार उस लड़की के मन में उस डॉक्टर के प्रति काम भावना जागृत होती है, लेकिन अपने उत्तरदायित्व का भान करते हुए, अपने उत्तरदायित्व को महसूस करते हुए, अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए वो उस इच्छा को दबा देती है। ये देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक लड़की के मन में घर से भागकर शादी करने की इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन पारिवारिक उत्तरदायित्व के कारण वो अपनी उस इच्छा का दमन कर देती है। और देखें, एक बात विशेष ध्यान है, देखिए उदाहरण हजारों हैं, मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन आपको इसका अर्थ ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये उदाहरण इस अर्थ में सही बैठता है। देखिए क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी XYZ, मैं आप सब, कोई भी किसी भी आदर्श या सिद्धांत, हम हमेशा जीवन में क्या करते हैं, अपने लिए कोई आदर्श बना लेते हैं या आदर्श मान लेते हैं, कुछ सिद्धांत बना लेते हैं, कुछ नियम बना लेते हैं, उन पर चलते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ सिद्धांत और जो आदर्श हमने बना लिए हैं, यदि कोई ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है जो उन आदर्श और उन सिद्धांतों के विरोध में जाती है, तो भी व्यक्ति उस इच्छा का दमन कर देता है। इससे रिलेटेड यदि कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो वो दमन का होगा। यहाँ हमने लिखा है कि व्यक्ति ऐसी इच्छाओं को जो उसी के खुद के आदर्श बनाए हुए आदर्श और सिद्धांतों का विरोध करती है, उसको व्यक्ति क्या कर देता है, ऐसी विपरीत इच्छाओं को अचेतन में ढकेल देता है। चलिए, हमने आज के इस वीडियो में बात की रक्षात्मक युक्तियों की, हम आगे भी बात करेंगे। 15-20 युक्तियां हैं रक्षात्मक युक्तियां, उन पर अभी हमने 2 रक्षात्मक युक्तियों पर बात की है, एक प्रक्षेपण पर और एक दमन पर। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो भी रक्षात्मक युक्तियों पर होगा, उसको हम पार्ट 2 का नाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।